हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर फरीद आलम, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं बीए पार्ट 2 के थर्ड पेपर में एक टॉपिक है पाल कला, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में पाल शासकों एवं तत्कालीन बौद्ध संतों के द्वारा पाल कला के विकास 8वीं से 11वीं सदी के मध्य हुआ। पाल काल में विकसित हुए विभिन्न कलाओं तथा उनकी विशेषताओं को हम भिन्न भिन्न भागों में बांटकर चर्चा करेंगे। इसमें प्रमुख है मूर्ति कला, चित्रकला, भित्ति चित्रकला, स्थापत्य कला। तो पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला की एक नई शैली का उदय हुआ है। ब्लैक बेसाल्ट पत्थर है और ब्रोंज का इस्तेमाल मूर्तिकला में विशेषकर देखने को मिलता है। इसके मुख्य प्रवर्तक या मुख्य जो कलाकार थे, धीमन और विठपाल का नाम आता है। धीमन धर्मपाल के समकालीन था, तो विठपाल देवपाल के समकालीन था। पाल कालीन कांस्य मूर्तियाँ ढलवां किस्म की हैं। इसे सांचे में ढालकर बनाया जाता था, जिसका प्रमाण नालंदा में मंदिर स्थल संख्या 13 से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। इसमें सर्वोत्तम जो नमूना है आप देखेंगे तो वो नालंदा, कुकरीहार, फतेहपुर, अंतिचक, इमादपुर, बोधगया, राजगीर, भागलपुर, दिनाजपुर आदि से प्राप्त होते हैं। ये मूर्तियाँ मुख्य रूप से बौद्ध या बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, जमला, हथग्रीव, तारा की हैं। हालांकि इन मूर्तियों में विष्णु, बलराम, सूर्य, उमा महेश्वर तथा गणेश जैसे कुछ देवी देवताओं के भी मूर्तियाँ मिलती हैं। पालकालीन प्रस्तर मूर्तियों की कलात्मक सुंदरता का सर्वोत्कृष्ट रूप मिलता है। इनकी जो विशेषताएं हैं, उसमें जो मूर्तियां हैं वो काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हुई हैं, जो संथाल परगना और मुंगेर जिला की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए थे। सामान्यतः इन मूर्तियों में प्राय शरीर के अगले भाग को दिखाने की कोशिश की गई है। कुछ ही मूर्तियों में पीछे भाग को भी उतने ही कौशल से ध्यानपूर्वक बनाया गया है। इन मूर्तियों की विशेषता रही है कि देवी देवताओं का ही चित्रण किया गया है। प्रधानता तथागत बुद्ध की मूर्ति की है। इसमें उनके जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाया गया है, जैसे उनका जन्म, प्रथम धर्मोपदेश, निर्वाण, महापरिनिर्वाण आदि। इसके बाद विष्णु की मूर्तियां हैं। शैव मत और जैन मत का प्रभाव बहुत सीमित ही दिखता है। अन्य विशेषताओं में देखते हैं कि मूर्तियां अत्यंत सुंदर हैं और कलाकार की शिल्पगत परिपक्वता को दिखाता है। इन मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता है। इनके रूप को और भी आकर्षक बनाता है और ये मूर्तियां अधिकांशतः हाथ से बनाई जाती थी। हालांकि कलाकारों ने अपने शिल्प में ज़्यादातर रूप गरिमा को समेटने का प्रयास किया है तथा उनमें वह सहज सौंदर्य दिखाई देता है नहीं देता जो गुप्तकालीन मूर्तियों में था। पाल मूर्तियों में मौलिकता का अभाव है। मूर्तियों को आभूषण से लाद दिया गया है, उसमें कृत्रिमता का स्पष्ट आभास मिलता है। अलंकरण की अधिकता तथा अंग प्रत्यंग की चपल आभंग इस शैली की विशेषता बन गई। देव मूर्तियों में मानवीय सौंदर्य को आकर्षक ढंग से उभारने का प्रयत्न किया गया है। मूर्तियों पर तंत्रयान का भी प्रभाव दिखता है, जिसके कारण पुरुष मूर्तियों के शरीर में नारी सुलभ कमनीयता का रूप प्रदर्शित होता है। मृण मूर्तियाँ सुंदर और कलात्मक रूप में देखी जा सकती है। अंतिचक में विक्रमशिला महाविद्यालय के अवशेष प्राप्त होते हैं ये सब मूर्तियाँ। असीम में मूर्तियाँ दीवारों पर सजावट के लिए बनाई जाती थी। इनमें धार्मिक तथा सामान्य जीवन के दृश्य देखे जाते हैं।
बुद्ध, बोधिसत्व, तारा आदि की प्रस्तुति, बौद्ध धर्म तथा विष्णु, वाराह, अर्धनारीश्वर, सूर्य, हनुमान की जो प्रतिकृति है उसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। चित्रकला में हम देखते हैं तो इसके दो रूप उपलब्ध होते हैं, पांडुलिपियों में उपलब्ध हैं और दीवारों पर अंकित चित्र हैं। चित्रकला के दो रूप ही दिखते हैं। इस काल में पांडुलिपियों में विषय वस्तु के अनुकूल एवं सजावटी चित्रण को के अलावा दीवारों पर चित्र बनाने के भी उदाहरण या साक्ष्य मिलते हैं। चित्रित पांडुलिपियाँ ताम्रपत्र पर लिखी गई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अष्टसहस्रिका, प्रज्ञा परमिता, पंचरक्ष आदि। इन दोनों चित्रकला वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इन चित्रों में लाल, नीले और उजले रंगों का प्राथमिक रंग और हरे, काले, धूसर, बैगनी, हल्के गुलाबी तथा भूरे रंगों का प्रयोग द्वितीय रंग के रूप में किया गया है। भित्ति चित्र भी मिलते हैं। तो चित्रकला का एक अन्य रूप भित्ति चित्र है। यह चित्रकला नालंदा जिले के सराय स्थल से प्राप्त होता है। यहाँ ग्रेनाइट से बने हुए एक बड़े चबूतरे के नीचे के भाग पर कुछ ज्यामितीय आकार के फूलों की आकृति तथा मनुष्यों तथा पशुओं का चित्रण किया गया है। इसमें हाथी, घोड़ा, नर्तकी, बोधिसत्व, जमला आदि हम देखते हैं। स्थापत्य कला में हम देखते हैं तो पाल नरेश महान निर्माता थे। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी आदि में इनके द्वारा बौद्ध विहार एवं मठ बनाए गए। इस वंश का संस्थापक राजा गोपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाया था। उसने सोमपुरी और उदंतपुरी में भी मठों का निर्माण करवाया। महिपाल ने काशी में सैकड़ों भवन और मंदिर स्थापित करवाया। रामपाल ने रामावती नामक नया नगर बसाया, वहाँ अनेक भवनों में मंदिरों का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, वहाँ अनेक व्याख्यान कक्ष बनाए गए। विक्रमशिला से एक मंदिर और स्तूप के अवशेष भी मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तो कहलगांव का गुफा मंदिर, गया स्थित विष्णुपद मंदिर का जो अर्ध मंडप है, सूरजगढ़, जयमंगलगढ़, ये सब क्या है, पाल कला के ज्वलंत एवं प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसी समय हम देखते हैं तो शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। स्थापत्य कला मुख्यतः पक्की ईंटों पर आधारित है। पालों की अंतिचक के अवशेष तथा नालंदा की कुछ इमारतें पाल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप दिखते हैं, महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इसके अलावा इन्होंने बिहार और बंगाल के कई भागों में चत्तियों और विहारों के साथ साथ तालाबों का भी निर्माण करवाया है। तो हम देखते हैं तो पाल युग में मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। इनके कला के विकास में सभी पाल शासकों ने रुचि ली और पहले से चली आ रही कलात्मक विकास को संपुष्ट किया, उसको और सुदृढ़ किया। साथ ही आने वाले नवीन साम्राज्य को कलात्मक विकास में उन्हें इससे काफ़ी मदद मिलती है।